नमस्कार दोस्तों, अपेक्स स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि कुमार। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कार्बनिक यौगिक, जिसका फर्स्ट वीडियो हम लोग देखे थे, और उसका दूसरा पार्ट इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के। तो पिछले पार्ट में हम लोग कार्बनिक के गुण, हीरा, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फ्लोरीन और आईयूपीएसी नामकरण पढ़े थे। उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कार्बन का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते समय हमें सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। लंबी श्रृंखला चुनाव करने के बाद जो श्रृंखला का चुनाव करेंगे उसको किनारे से दोनों तरफ से नंबर करेंगे। दोनों तरफ से नंबर करेंगे, लेकिन एक ही तरफ से नंबर सही होगा। वो भी नंबरिंग वो सही होगा जिधर से शाखा या क्रियाशील समूह से जुड़ने वाले कार्बन पे नंबर कम पड़े, वहीं नंबरिंग सही होता है। उसके बाद शाखा का नाम नंबर के साथ लिखेंगे, मुख्य पद लिखेंगे, जिसका जो सारणी पिछले क्लास में देखे थे, उसको आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, उसको भी आप देख सकते हैं जाकर, पहले पार्ट को। उसके बाद प्राथमिक प्रत्यय और द्वितीयक प्रत्यय को संधि के साथ लिखते हैं। तो पहले क्या लिखते हैं? नंबर, जिस कार्बन पे शाखा जुड़ा है, शाखा का नाम अल्किल के साथ जो करके लिखते हैं। उपसर्ग है तो उपसर्ग, मुख्य पद, प्राथमिक प्रत्यय, द्वितीयक प्रत्यय, और इसका संधि करके इनका आपस में जोड़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हमको लिखना है, तो इसमें हम लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो ये वाली हमारी लंबी श्रृंखला है, 1, 2, 3, ये 3 कार्बन लंबी श्रृंखला में हुई। ये वाला जो है कार्बन का जो शाखा है, और ये वाला कार्बन का शाखा, 2 कार्बन की शाखाएं हो गई। और ये कार्बन की शाखा किस कार्बन पर जुटी है मुख्य श्रृंखला के? तो 2 नंबर पर। ये भी किस पे? 2 नंबर पे। अगर इधर से भी करते हैं तो 1, 2, 3, तो दोनों तरफ से ये 2 ही नंबर पे शाखा आ रहा है, इसलिए दोनों नंबरिंग सही है। तो 1 नंबरिंग लेंगे। तो उसके बाद 2 नंबर पे शाखा है, तो इस शाखा का जो है लिखेंगे नंबर 2। इस शाखा का भी नंबर लिखेंगे 2, क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप है। दोनों मिथाइल ग्रुप है, एक एक कार्बन का शाखा है तो मिथाइल है। और 2 बार मिथाइल ना लिखकर एक ही बार में डाई मिथाइल लिखते हैं। तो 2 डाई मिथाइल। और मुख्य श्रृंखला में क्या है? तो 3 कार्बन है, तो उसका मुख्य पद बनेगा क्या? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसमें जोड़ेंगे एन, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये पिछले वीडियो में अच्छे से हम लोग नामकरण सीखे हैं, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को आप देख सकते हैं। यहाँ नाम लिखना है, तो इसमें सीधा जोड़ेंगे 1, 2, 3, 4। तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है आपस में तो एन, तो इसका नाम होगा क्या? ब्यूटेन। यहाँ पर भी श्रृंखला चुनेंगे, 1, 2, 3, 4, तो ब्यूट। अब डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है प्रत्यय। तो ब्यूट में ब्यूट हो गया 4 कार्बन के लिए, इन लगा किसके लिए? डबल बॉन्ड के लिए। अब डबल बॉन्ड का हमें इसमें जगह बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर होता है तो 1, 2 के बीच होता है तो 1 ब्यूटीन बोलते हैं। यहाँ 2, 3 के बीच है तो बोलेंगे 2 ब्यूटीन, तो इसका नाम क्या होगा? 2 ब्यूटीन। उसी तरह से इसमें श्रृंखला चुनेंगे, तो 1, 2, 3, 3 कार्बन है। यहाँ लास्ट में यहाँ पर तीसरे कार्बन पर क्या जुटा है? OH। तो तीसरा कार्बन इधर से जो देख रहे हैं, तो ये क्रियाशील समूह OH कितने नंबर कार्बन पे जुटा है? 3 नंबर पे। जबकि इधर से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, तो अब इसको बोलेंगे कितना पर? 1 नंबर पर। तो 1 नंबर वाला सही होगा, नंबर कम पड़ना चाहिए। ये 3 नंबर वाला क्या होगा? नंबरिंग गलत होगा। तो इसका नाम क्या होगा? 1, 1। 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड से है तो एन, और OH समूह है तो इसका जो है द्वितीयक प्रत्यय क्या बनता है? ऑल। तो 1 प्रोपेनॉल। इधर से यहाँ पे भी होता है तो 1 प्रोपेनॉल, यहाँ पर OH होता है तब बोलते हैं 2 प्रोपेनॉल। उसी तरह से यहाँ इधर से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर समूह है क्रियाशील समूह, तो 1, 2, 3, 1 पर क्या जुटा है? क्लोरो,
तो क्लोरो उपसर्ग में जाता है, तो 1 पे क्लोरो जुटा है, न कि 1 2 3 पे क्लोरो नहीं बोलेंगे, इधर से नंबरिंग सही होगा क्योंकि इधर से क्लोरीन के जुड़ने वाले कार्बन पर कितना नंबर आ रहा है 1, तो 1 क्लोरो, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो N, तो 1 क्लोरोप्रोपेन। उसी तरह से इसमें श्रृंखला सीधा चुनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, कहीं कोई शाखा नहीं है, कहीं कोई क्रियाशील समूह नहीं है, तो 6 कार्बन है तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसका प्रत्यय बनेगा N, तो क्या बना हेक्सेन। उसी तरह से ये इथर ग्रुप है, तो इसमें जो है एक भाग को इधर वाला भाग और इधर वाला भाग 2 भाग है, तो इसमें इधर वाले भाग को 2 कार्बन है तो एथ, और उसमें जोड़ेंगे इसको ऑक्सी ले लेंगे तो एथॉक्सी, इधर वाला का नाम लिख लेंगे क्या एथॉक्सी, और इधर वाले भाग को एथ 2 कार्बन है तो एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन अल्केन बनाकर लिखते हैं। तो इथर ग्रुप में 2 पार्ट में बांटते हैं, एक तरफ जोड़ते हैं ऑक्सी और दूसरे तरफ जोड़ते हैं एन, तो एथॉक्सी इथेन। अब थोड़ा सा जब हम नामकरण सीख गए हैं, ये पिछले वीडियो में हम बहुत बढ़िया से सीखे हैं, उसे जाकर आप ज़रूर देखिएगा। उसके साथ साथ जब नामकरण हो जाता है तो हमें या तो बोर्ड के परीक्षा में नामकरण पूछता है, या नहीं तो नाम दिया रहता है, उसके संरचना सूत्र लिखने के लिए कहता है। तो नामकरण हम लोग सीख गए हैं, तो संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे, तो संरचना सूत्र लिखने के लिए जैसे हमारे पास ये 3 पेंटेनॉल है, इसके संरचना सूत्र लिखना है, तो संरचना सूत्र लिखने के लिए आप पहले जो नामकरण किए उसके पहचान कीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ है। तो पहले आप जानेंगे मुख्य पद, ये क्या है पेंट, इसका मुख्य पद है। उसके बाद एन जुड़ा है, तो ये क्या है प्राथमिक प्रत्यय है। उसके बाद क्या जुड़ा है ऑल जुड़ा है, तो ये द्वितीयक प्रत्यय है। तो इसमें कैसे बना है 3 पेंट प्लस एन प्लस ऑल, तो पेंट हुआ मुख्य पद, एन हुआ प्राथमिक प्रत्यय, ऑल हुआ द्वितीयक प्रत्यय। अब इसी अनुसार से हमें जो है पहले जो मुख्य पद है उसके अनुसार से हमें कार्बन रखना है। तो पेंट है तो कितने कार्बन रखेंगे, तो पेंट किसके लिए होता है 5 कार्बन के लिए, तो 5 कार्बन हम लेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन ले लेंगे। किसके चलते, तो इस पेंट के मुख्य पद में जितने होंगे उतना ही कार्बन लेंगे। तो पेंट है तो 5 कार्बन लेंगे। उसके बाद प्राथमिक प्रत्यय देखेंगे क्या है एन है, तो एन का मतलब अल्केन है, ये क्या है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड लगेगा। क्या लगेगा सिंगल बॉन्ड, किसके चलते सिंगल बॉन्ड, तो एन के चलते, तो सिंगल 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 बॉन्ड, ये हो गया। ये पेंट के चलते 5 कार्बन लिए, एन के चलते सिंगल बॉन्ड लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, ये द्वितीयक प्रत्यय ऑल है, ऑल का मतलब क्या होता है OH, OH लगाना है। OH कहाँ पर लगाना है, तो तीसरे नंबर कार्बन पर लगाना है, तो 1 2 3 इस पे लगा सकते हैं, या नहीं तो इधर से करेंगे तो 1 2 3, 3 पर क्या लगाएंगे OH लगाएंगे, ये हो गया। तो इतना मात्र से हमारा ये 3 पेंटेनॉल का संरचना सूत्र हो गया। अब क्या करना है, तो इसमें हाइड्रोजन केवल प्लेस कर देना है। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, तो 1 बॉन्ड बन चुका है, 4 बॉन्ड कार्बन को बनाना होता है, तो 1 लाइन है, तो कितना हाइड्रोजन, 4 में से 1 लाइन घटा तो 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितना, तो 1 इधर बॉन्ड है 1 इधर बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितना, तो 1 2 3, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, तो कितना हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ कितना 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना 3 हाइड्रोजन। तो ये फुली कंप्लीट हो गया 3 पेंटेनॉल के संरचना सूत्र। उसी तरह से हमें ब्यूटेनल किसका लिखना है, ब्यूटेनल। तो इसमें क्या क्या शब्द है, ब्यूट प्लस एन, अब प्लस में है ऑल, ऑल नहीं है ऑल। तो ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन, 1 2 3 4।
4 कार्बन के बाद N का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, 1 2 3, ये चारों के बीच सिंगल बॉन्ड। उसके बाद अल है, तो अल का मतलब क्या होता है? तो CHO, तो CHO मतलब इसी, अब अलग से नहीं जोड़ेंगे, इसी चौथे कार्बन पर या तो ऊपर में या ये ऊपर में यहाँ पर डबल बॉन्ड O कर लेंगे, यहाँ H कर लेंगे। ये अल की पहचान है, अल्केनल अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ग्रुप के जो है अल पहचान है CHO होना चाहिए लास्ट में। उसके बाद इधर हाइड्रोजन बैठा लेंगे, कितना हाइड्रोजन? 3। यहाँ पर कितना? तो 2 बॉन्ड है किनारे पर, तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ 2 बॉन्ड है, तो यहाँ कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। यहाँ कितना? तो 2 बॉन्ड यहाँ है, 1 बॉन्ड यहाँ है, 1 बॉन्ड यहाँ है, तो यहाँ चारों कंप्लीट है, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं रहेगा, तो ये ब्यूटेनॉल के संरचना सूत्र होगा। उसी तरह से प्रोपेनोइक अम्ल, तो प्रोपेनोइक अम्ल में प्रोप है, एन है, फिर ओइक अम्ल है। तो प्रोप के लिए क्या लेंगे? 3 कार्बन, 1 2 3, एन प्रोप एन, तो सिंगल बॉन्ड। ओइक अम्ल का मतलब क्या होता है? तो यहाँ डबल बॉन्ड से O, फिर सिंगल बॉन्ड से OH। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ओइक अम्ल का क्या होता है? COOH, COOH ये लास्ट में होना चाहिए। अल्डिहाइड के लिए CHO होना चाहिए, ऑल के लिए, अल्कोहल के लिए OH होना चाहिए। क नंबर पे? 3 नंबर पर। लेकिन ये इसमें नंबर सबसे किनारे होगा। अल्डिहाइड जब भी रहेगा किनारे पर, या तो उधर बनाएंगे नहीं तो इधर बनाएंगे। ओइक अम्ल में भी या तो इस किनारे बनाएंगे नहीं तो इस तरफ बनाएंगे। जब भी रहेगा ये दोनों किनारे रहेंगे, इसका पोजीशन किनारे बीच में कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल हमेशा कहाँ रहते हैं? किनारे पर। उसके बाद फिर ये जब कर लिए तो हाइड्रोजन प्लेस करेंगे, 3 हाइड्रोजन, यहाँ कितना? 2 हाइड्रोजन, यहाँ कितने? तो 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं रहेगा। उसी तरह से आप देखिए 2 ब्यूटीन, तो ब्यूट और इन 2 शब्द है, तो ब्यूट के लिए कितना कार्बन? 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब इसमें एन नहीं है, इन है, तो इन है तो डबल बॉन्ड लगाना है। अब उस डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ है? तो 2 नंबर कार्बन पर, तो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, यानी तो इधर 1 नंबर, ये 2 नंबर, तो 2 नंबर, तो 2 नंबर और 1 नंबर के बीच में लगाएंगे तो 1 बोला जाएगा, लेकिन 2 3 के बीच लगाएंगे तो 2 बोला जाएगा। तो किसके किसके बीच में? तो 2 3 के बीच में। तो ये आपका 1 नंबर कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहाँ होगा? तो यहाँ पर होगा, 2 और 3 के बीच में, और इसको बोलेंगे 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर ना बोल के 2 नंबर पर। और उसके बाद सिंगल बॉन्ड लगा लेंगे। डबल बॉन्ड का पोजीशन तो 2 भी है, बाकी सब सिंगल है। यहाँ कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। यहाँ कितना हाइड्रोजन बोलिए? तो 1 बॉन्ड यहाँ है, 2 बॉन्ड यहाँ है, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, तो 4 ही बॉन्ड बनाना है। तो अब कितना हाइड्रोजन ज़रूरत है? तो 4 में से 3 बॉन्ड को हटा देंगे तो 1 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। यहाँ कितने हाइड्रोजन के? तो 2 बॉन्ड ये और 1 बॉन्ड, 3 को बन चुका है, तो 1 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। यहाँ 1 ही बॉन्ड है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। तो ये बनेगा क्या? 2 ब्यूटीन की संरचना सूत्र। उसी तरह से 2 मिथाइल हेक्सेन, तो 2 मिथाइल ये क्या है? शाखा है। हेक्स क्या है? मुख्य पद है। एन क्या है? प्राथमिक प्रत्यय है। इसकी पहचान होनी चाहिए। पिछले कक्षा में, पिछले वीडियो में हम यही समझे हैं, आयुपेक नामकरण। ये क्या है? शाखा है। ये क्या है? ये मुख्य पद है हेक्स। ये क्या है? प्राथमिक उपसर्ग है, सॉरी प्रत्यय है। उसके बाद द्वितीयक प्रत्यय अगर होता तो आता। अब इसमें जो है पहले हमें क्या करना है? मुख्य पद, तो मुख्य पद के लिए हेक्स है तो कितने कार्बन? 6 कार्बन, 3 4 5 6। एन है तो कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। उसके बाद ये हेक्सेन का हो गया। अब 2 नंबर पर मिथाइल है, तो 1 2, या तो यहाँ पर जोड़ लीजिए मिथाइल, नहीं तो 1 2 यहाँ पर जोड़ लीजिए मिथाइल। इधर से करेंगे तो 2 मिथाइल, इधर से करेंगे तो यहाँ पर 2 मिथाइल, तो यहाँ जोड़ देते हैं। मिथाइल का मतलब 1 कार्बन CH3। उसके बाद हाइड्रोजन बैठा लेंगे, 3 हाइड्रोजन। यहाँ कितने हाइड्रोजन? तो 3 बॉन्ड बन चुका है, तो 1 ही हाइड्रोजन। यहाँ 2 बॉन्ड बन चुका है, तो 2 हाइड्रोजन।
यहाँ 2 बॉन्ड बन चुका है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 बॉन्ड बन चुका है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। तो यह स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, 2 मिथाइल हेक्सेन का। तो हमें नामकरण के साथ साथ उसकी संरचना सूत्र भी लिखना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में या तो नामकरण पूछेगा 5 गो, या नहीं तो नाम दिया रहेगा, उसके संरचना सूत्र लिखने के कहेगा। इसको कंडेंस्ड ये फार्मूला है। इस हाइड्रोजन को आप, यहाँ कार्बन है तो यह 3 गो हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं तो हाइड्रोजन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके जो है लिखा जा सकता है, फैला करके भी लिखा जा सकता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। अब उसके बाद हमें बोले थे पिछले वीडियो में कि जो है इस पार्ट में हम लोग को मुख्य 2 ही 3 चीज़ पढ़ना है। एक पढ़ना है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सही आना चाहिए, उसकी संरचना सूत्र सही लिखने आना चाहिए, और समयावता जो है सही हमको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद कुछ रासायनिक अभिक्रिया है। तो समावयवता एक शब्द है, आइसोमेरिज्म। तो समावयवता का मतलब क्या हुआ, सम अवयव, इससे बना है सम अवयवता, मतलब जिसमें अवयव क्या हो, समान हो, मतलब घटक क्या हो, समान हो, जिसके अणुसूत्र समान हो। अणुसूत्र समान मतलब कि अगर CH3 और CH3 ऐसा है तो हमेशा कौगो कार्बन है इसमें, तो 2 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है। तो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन के समान अवयव के अगर 2 यौगिक हो, अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र ये हुआ, अणुसूत्र समान हो, परंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या हो, उसके अलग अलग हो, तो वैसी स्थिति में हम उसे क्या कहते हैं, समावयवी कहते हैं एक दूसरे के। और जो यौगिक इस तरह के गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। समावयवता का मतलब कि वैसे कार्बनिक यौगिक जिनमें अवयवों की मात्रा बराबर हो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सबकी मात्रा क्या हो, बराबर हो, अर्थात जिनके अणुसूत्र क्या हो, एक समान हो। अणुसूत्र एक समान हो लेकिन उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या हो, अलग अलग हो, उन्हीं यौगिकों को हम समावयवी कहते हैं, तथा इस गुण को हम समावयवता कहते हैं। अब समावयवता हमें 2 तरह के पढ़ना है, संरचनात्मक समावयवता एवं त्रिविमीय समावयवता। तो संरचनात्मक समावयवता में अणुसूत्र समान होगा लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होगी, जिसमें श्रृंखला समयवता है, स्थान समयवता है और क्रियाशील समयवता है। त्रिविम समयवता में ज्यामितीय समयवता है और प्रकाशिक समयवता है। समयवता के यहाँ उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे C2H6O, अणुसूत्र एक ही है, कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1। इसका एक ये रूप देखते हैं, 1 और 1, 2 कार्बन, हाइड्रोजन गिनिए 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ये ग्रुप क्या बना है, तो ये OH है, तो ये अल्कोहल ग्रुप है, इसलिए 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड से है तो N, और OH जुड़ा है तो ऑल, तो ये क्या हुआ, एथेनॉल हुआ। जबकि यहाँ देखेंगे 1 कार्बन और 1 कार्बन, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 और 3 कितने हुए, 6 हुए, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, जस्ट यही है, अणुसूत्र इसका भी वही है। लेकिन इसमें क्या है कि इसका नाम अगर करेंगे तो इधर मिथाइल ग्रुप है, तो इधर से जोड़ेंगे तो मेथ और ऑक्सी, इथर ग्रुप है, ओ है तो इथर, तो मेथॉक्सी, और इधर क्या है तो मेथ है, तो इसमें एन जोड़ेंगे तो मेथेन, तो मेथॉक्सी मेथेन, या इसको हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर। इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, तो 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और बीच में इसको बोलेंगे ईथर, तो डाई मिथाइल ईथर इसको कह सकते हैं। तो ये ईथर ग्रुप है, जबकि ये अल्कोहल ग्रुप है। जबकि दोनों की अगर अणुसूत्र देखेंगे तो C2H6O है, अणुसूत्र बराबर है, लेकिन दोनों के क्रियाशील समूह क्या है, अलग अलग है, दोनों के गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे, दोनों के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण में परिवर्तन होगा। तो इसी तरह के यौगिकों को आपस में क्या कहते हैं हम, ये एक दूसरे के समावयवी है। ये इथेनॉल और मेथॉक्सी मेथेन दोनों एक दूसरे के क्या है, समावयवी है, और जो गुण ये दिखा रहे हैं कि अणुसूत्र एक समान लेकिन उनके क्रियाशील समूह अलग अलग है,
तो इस गुण को कहते हैं समवयवता। और श्रृंखला समवयवता, पहला हम लोग को जो है श्रृंखला समवयवता, तो श्रृंखला समवयवता का मतलब कि कार्बन की श्रृंखला में अंतर हो। कार्बन कहीं स्ट्रेट लाइन ऐसे जुड़ा हो सीधा सीधा, या कार्बन ऐसे जुड़ा हो, तो इसको क्या कहेंगे? ये 4 कार्बन है, इसमें अगर जोड़ेंगे हाइड्रोजन अगर बैठाएंगे तो 4 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन? तो 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो कितने हुए? 3 2 5 2 7 3 10। हाइड्रोजन कितने हुए? 10। 10 हाइड्रोजन है। इसमें भी अगर करेंगे 3 3 3, और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन? तो 3 बॉन्ड बन चुका है, 4 ही बनाना है, तो एक ही खाली है, तो ये तो कितने हुए? 10। अब इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम तो सीधा सीधा है, तो इसमें क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ब्यूटेन। लेकिन इसका नाम, तो इसमें सीधा एक श्रृंखला आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद तो यही तो शाखा में है, तो शाखा में तो कितने पर? तो 2 नंबर पे। क्या शाखा है? तो मिथाइल है, 2 मिथाइल। और मेन श्रृंखला में कितने हैं? 3 है, तो प्रोप। सिंगल बॉन्ड से है तो प्रोपेन। तो C4H10 के 2 रूप हो गए, एक में सीधी श्रृंखला हो गई, एक में ब्रांच बन गया, एक जगह पर लाकर ब्रांच कर दिए। तो C4H10 के 2 समावयवी हो गए। एक को बोलेंगे ये नॉर्मल ब्यूटेन है, 2 मिथाइल प्रोपेन को हम लोग आइसो ब्यूटेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो ब्यूटेन। यही नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन के इसमें होते हैं, LPG गैस सिलेंडर में होते हैं। तो C4 ब्यूटेन के 2 समावयवी हो गए, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसो ब्यूटेन, और दोनों की श्रृंखला क्या है? अलग अलग है। इसमें लंबी श्रृंखला है, इसमें शाखित श्रृंखला है, शाखा के रूप में श्रृंखला जुड़ी हुई है, तो ये श्रृंखला समवयवता कहलाती है। अब जैसे पेंटेन में देखते हैं, तो पेंटेन में सीधा 5 कार्बन सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, कहीं कोई शाखा नहीं है, हाइड्रोजन अपने जगह पर है, 5 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे बताइए? तो दुगना 5 दूना के 10 प्लस 2 करेंगे तो कितने हो गए? 12 होंगे। इसमें भी वही है, कार्बन 5 गो, हाइड्रोजन 12 गो, तो इसको बोलेंगे पेंटेन, एन पेंटेन। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो है 4 ही श्रृंखला में है और एक को ब्रांच में डाल दिया गया है। ये वाला कार्बन क्या है? ब्रांच में है। तो इसको जो है 1 2 3 पे नहीं बोलेंगे, इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और क्या है? तो 4 भी आपके श्रृंखला में है तो ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, नहीं तो इसको साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? आइसोपेंटेन। उसके बाद अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आप 3 ही कार्बन को हम लोग श्रृंखला में डाले हैं, ये कार्बन ब्रांच में चला गया, इधर भी कार्बन ब्रांच में चला गया, तो 1 2 3 ये श्रृंखला हमारे 3 ही की है और 2 कार्बन को हम ब्रांच में डाल दिए हैं, तो इसका नाम क्या होगा? तो 2 पर मिथाइल ग्रुप है और 2 पर ही इधर भी मिथाइल ग्रुप है, तो 2 2 डाई मिथाइल, मतलब 2 मिथाइल है और दोनों का पोजीशन क्या है? तो 2 2 पर ही है, और प्रोपेन, और नहीं तो इसको बोलते हैं साधारण में नियोपेंटेन। तो पेंटेन के कितने समावयवी हो गए श्रृंखला समावयवी? तो 3 श्रृंखला समावयवी हो गए। ब्यूटेन के 2, ब्यूटेन के कितने हुए? 2, पेंटेन के कितने हुए? 3। तो इस तरह से अगर उसके अणु सूत्र बराबर हो लेकिन कार्बन की श्रृंखला में परिवर्तन हो, एक लंबी श्रृंखला हो, उसका शाखा हो, नाम अलग अलग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंखला समवयवता कहते हैं। उसके बाद स्थान समवयवता, तो स्थान समवयवता में श्रृंखला सेम होगी, श्रृंखला में परिवर्तन नहीं होगा, केवल जो शाखा है या जो क्रियाशील समूह है उसका स्थान अलग अलग होगा, पोजीशन बदलेगा। जैसे इसमें देखिए ये यहाँ से सीधा तो 1 2 3 3 कार्बन है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे? तो इधर से करेंगे क्योंकि यहाँ पर समूह जुड़ा है, तो 1 2 3, तो क्या बोलेंगे? 1 क्लोरोप्रोपेन। क्लोरीन कितने पर जुटा है? 1 पर, तो 1 पर क्लोरो उपसर्ग में जाता है, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड से है तो एन,
तो 1 क्लोरोप्रोपेन। जबकि इसमें क्या होगा, तो ये श्रृंखला है, इधर से करें तब भी 1 2 3, इधर से करें तो 1 2 3, ये क्लोरीन कितने पे गया, 2 नंबर पे गया, तो इसको क्या बोलेंगे 2। क्लोरीन है तो क्लोरो, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 क्लोरोप्रोपेन। तो इसमें जो है पहले वाले में कार्बन क्लोरीन कितना पर है, 1 नंबर पर, दूसरे में कितना पर है तो 2 नंबर पर। तो केवल क्लोरीन का पोजीशन बदल रहा है, 1 से क्या हो गया 2 पर हो गया, तो इसको बोलेंगे स्थान समझौता। उसके बाद क्रियाशील समूह समझौता। तो क्रियाशील समूह समझौता में 3 मुख्य हैं, 3 हम लोग को याद करना है। अल्कोहल ईथर के साथ, जो पहले हम लोग देखे थे, अल्कोहल किसके साथ, ईथर के साथ। ये C2H6 क्या यहाँ इथेनॉल बना और इधर क्या बना, ईथर बना। तो अल्कोहल और ईथर आपस में क्या होते हैं, क्रियाशील समूह समअवयवी होते हैं। ये अल्कोहल और ईथर, ये पेयर याद रखना है। अल्डिहाइड एवं कीटोन, ये आपस में क्या होते हैं, क्रियाशील समूह समअवयवता प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर C3H2C डबल बॉन्ड OH, क्या हुआ 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में CHO है तो अल, तो प्रोपेनल। यहाँ पर 3 कार्बन है और यहाँ 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने 6 और ऑक्सीजन 1, दोनों में एक ही समान स्थिति है, लेकिन ये क्या है कीटोन ग्रुप है तो प्रोपेनॉन। तो अल्डिहाइड एवं कीटोन आपस में क्या होते हैं, क्रियाशील समूह समअवयवता प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं ईस्टर। कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ पर जो है कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3, और कितने हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं 2 है। यहाँ भी देखेंगे तो 1 2 3, 3 कार्बन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन। ये प्रोपेनोइक अम्ल हुआ, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और COOH है तो ओइक अम्ल, तो प्रोपेनोइक अम्ल। जबकि इसमें क्या होगा, इस भाग को मिथाइल छाट लेंगे और इस भाग को जो है 2 कार्बन का है तो एथ और OH लगाएंगे तो मिथाइल एथेनोएट। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं ईस्टर, इस ग्रुप को याद रखिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं ईस्टर, अल्कोहल एवं ईथर, अल्डिहाइड एवं कीटोन। मतलब सीधा समझ सकते हैं, अल्कोहल है तो OH, ईथर है तो O, H हट गया, ये दोनों आपस में क्या होता है, क्रियाशील समूह समअवयवी। अल्डिहाइड है तो क्या होता है C डबल बॉन्ड OH, इधर जो है जुटेगा कोई शाखा तो CHO अल्डिहाइड, इसको H हटा देंगे तो C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ जो है ब्रांच जुटेगा तो कीटोन हो गया। तो CHO और CO ये दोनों प्रदर्शित करेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है, COOH किनारे पर ऐसे इधर से जुड़ता है, चेन जुड़ता है ये, और एस्टर में क्या होता है तो H हटा लेंगे, COO, और दोनों तरफ अल्किल ग्रुप R जुड़ता है। तो H हटकर जो है ये इस तरह क्या होगा, इसमें से OH में से H हट गया O, इसमें से CHO में से H हट गया CO, इसमें से COOH में से H हट गया COO। ये आपस में क्या होते हैं, क्रियाशील समूह समअवयवता प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद ज्यामितीय समअवयवता। तो ज्यामितीय समअवयवता ये बिल्कुल अलग है। ज्यामितीय समअवयवता प्रदर्शित करने के लिए सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट है कि द्विबंधन होना जरूरी है। कार्बन के बीच में कैसा होना बंधन, द्विक बंधन, डबल बॉन्ड होना जरूरी है। डबल बॉन्ड वाले सभी प्रदर्शित नहीं करेंगे। डबल बॉन्ड होने के साथ साथ जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है उस पर ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है। ये नहीं कि यहाँ भी H और यहाँ भी H, यहाँ CH3, यहाँ भी CH3, ऐसा नहीं। डबल बॉन्ड होना जरूरी है ज्यामितीय समअवयवता के लिए। डबल बॉन्ड के साथ साथ और क्या होना जरूरी है कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पर 2 भिन्न भिन्न समूह होना चाहिए, या 2 भिन्न भिन्न जो है
तत्व के परमाणु जुड़े होने चाहिए। अब इसमें दो तरह का ज्यामितीय समझौता बनता है। इस डबल बॉन्ड के एक ही साइड में समान ग्रुप हो, जैसे इस नीचे वाले साइड में, डबल बॉन्ड के नीचे साइड में CH3 दोनों समान है तो इसको बोलेंगे सीस। ऊपर में समान है HH तो सीस। और उसके बाद नामकरण जब करेंगे तो 1 2 3 4 कितने कार्बन है? 4। श्रृंखला में 4 आ गए तो 4 आ गए तो 1 2 3 4। डबल बॉन्ड किस पे पड़ा? तो 2 और 3 के बीच में, तो कितना बोलेंगे? 2। 4 कार्बन है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो इन, तो 2 ब्यूटीन इसका नाम हुआ। 2 ब्यूटीन में भी किस प्रकार का? तो सीस। सीस क्यों बोलेंगे? क्योंकि समान ग्रुप डबल बॉन्ड के एक ही साइड में है तो उसको सीस बोला जाता है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड के डायगोनल त्रियक में जो है समान ग्रुप हो, मतलब एक साइड में असमान है, CH3 है और यहाँ H है, और समान वाले क्या है? तिरछा हो गए। एक CH3 नीचे है और एक CH3 ऊपर है, एक H ऊपर है एक H नीचे है, तो इस तरह से तिर्यक हो गया। डायगोनल रूप से अगर डबल बॉन्ड के दो समूह जुड़े हुए समान समूह तो उसको ट्रांस बोला जाता है। तो 2 ब्यूटीन ये भी ऐसे जो है करेंगे तो 1 2 3 4, तो 2 पर जो है डबल बॉन्ड है तो 2 ब्यूटीन। लेकिन इसमें ट्रांस वर्ड आएगा क्योंकि ये जो समान समूह है डबल बॉन्ड के क्या है? एक ही साइड में नहीं है, एक ऊपर साइड में एक नीचे साइड में, तो उसको ट्रांस बोला जाता है। और जब एक ही साइड में हो तो उसको सिस बोला जाता है। तो ज्यामितीय समझौता वहीं प्रदर्शित करेंगे जो क्या हो? डबल बॉन्ड से जुड़े हो और साथ में कार्बन पे असमान समूह या तत्व जुड़े हो, वहीं ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करते हैं। अब उसके बाद प्रकाशिक समझौता। तो प्रकाशिक समझौता में चायरल कार्बन होना चाहिए, असमित कार्बन होना चाहिए। असमित कार्बन का मतलब कि ऐसा कार्बन जिस पर 4 भिन्न भिन्न जो है समूह या तत्व के परमाणु जुड़े हो। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, चारों क्या है? भिन्न भिन्न है। तो इस कार्बन को क्या कहेंगे? असमित कार्बन। असममित, असमित कार्बन ये है, चायरल कार्बन है। और यही जैव क्या प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित कर सकता है। प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित करने के लिए कार्बन का असमित होना जरूरी है। असमित का अर्थ कि कार्बन पर चारों समूह क्या हो? भिन्न भिन्न हो, वही प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित करता है। अब ये क्या है? तो कार्बन पर ब्रोमीन जुटा है, क्लोरीन जुटा है, फ्लोरीन जुटा है, या हाइड्रोजन है। तो अल्फ़ाबेट में पहले क्या आएगा? ब्रोमो, तब सी से क्या आएगा? क्या? क्लोरो, तब F से क्या आएगा? फ्लोरो, और उसके बाद मेथेन। अगर ये तीनों हट के HHH होता तो बोलते मेथेन। तो मेथेन में ही ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन जुटा है, तो ये ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मेथेन है। ये चायरल कार्बन है, असमित कार्बन है। और इसका प्रकाशिक समझौता तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे के दर्पण का प्रतिबिंब जैसा दिखते हैं। दर्पण ऐसे लगा देंगे तो ये ब्रोमीन कहाँ चला जाएगा? दाएं का बाएं, बाएं का दाएं। तो ये प्रकाशिक समझौता क्या होते हैं? एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेवो हो सकते हैं, ऑर्थो हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है असमित कार्बन वाला जो है यौगिक क्या दिखाता है? प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित करता है। अब हमें कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण के बारे में कुछ पढ़ना है। अभी हम लोग पढ़े, पिछले वीडियो में पढ़े थे कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। उसके बाद जो है संरचना सूत्र लिखने जानने समझ गए। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े समवयवता। अब जो है कुछ कार्बनिक यौगिकों के गुण, तो दहन, कंबसन, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जो है दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। और कार्बनिक यौगिक मुख्यतः इसी गुण के चलते हम लोग उसका ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे मेथेन गैस है और उसको ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, साथ में ऊष्मा एवं प्रकाश इससे उत्पन्न होता है। यहाँ एथेनॉल को जलाया जा रहा है
कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, हीट एंड लाइट। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन पिछले वीडियो में देखे हैं कि संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ अल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन के फलस्वरूप साफ ज्वाला उत्पन्न करते हैं, एकदम नीला ज्वाला के साथ जलते हैं और उससे बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हो, संतृप्त का मतलब ओनली सिंगल बॉन्ड से, और असंतृप्त जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हो, वो दहन के बाद काला धुआं उत्पन्न करते हैं। तो ये दहन से हम संतृप्त और असंतृप्त की पहचान कर सकते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एकदम सफ़ेद या नीला ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन काला ज्वाला के साथ जलते हैं, उतनी ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है। दूसरा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर है तो उसे हम ब्रोमीन के जल में, पीला ब्रोमीन के जल में डालेंगे तो वो उसको जो है डीक्लोराइज नहीं करेगा, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को ब्रोमीन जल में डालेंगे तो उसको क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है, पीला रंग को हटा देता है। तो इससे भी हमें संतृप्त और असंतृप्त की जानकारी मिल जाती है। उसके बाद ऑक्सीकरण, दहन होता है। दहन के चलते ही हम क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। वहीं दहन का ही रूप है क्या, ऑक्सीकरण भी एक तरह से है। तो जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, एलपीजी है, मेथेन मार्स गैस है, सीएनजी है, ये सब जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका हम लोग ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं दहन करके। अब ऑक्सीकरण, तो अल्कोहल का अगर हम क्षारीय KMnO4 या अम्लीय जो है K2Cr2O7 की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो अल्कोहल से बदलकर कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में वो बदल जाता है। जिसे यहाँ क्या है, एथेनॉल है, 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड से है तो एन, और OH है तो ऑल। एथेनॉल को जब K2Cr2O7 H+ मतलब अम्लीय, K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एक प्रबल ऑक्सीकारक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये X को ऑक्सीजन दे देगा। तो ऑक्सीजन दे देगा तो यहाँ पर OH है तो OH तो वैसे ही रहेगा, लेकिन इस H को वो हटा लेगा और यहाँ पर एक ऑक्सीजन अलग से ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। तो जब अल्कोहल को अम्लीय K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ हम गर्म करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। यहाँ भी उस तरह का कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हुआ है, लेकिन इसमें क्या बना है, इथेनॉल बना है। अल्डिहाइड, पहले शुरू में अल्डिहाइड ही बनता है, उसके बाद फिर उसको करते हैं तो कार्बोक्सिल। पहले यहाँ से इस ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो H2O बन के ये 1 2 और ये ऑक्सीजन, तो H2O बन के निकल जाएगा। और उसके बाद एक ऑक्सीजन आ जाएगा, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ जाएगा और प्लस में H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये एक तरह से क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। फिर इसके बाद करेंगे अगले स्टेप में, तो यहाँ फिर एक ऑक्सीजन आ जाएगा। तो दोनों ऑक्सीकरण है। एथेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर पहले अल्डिहाइड बनता है, एथेनॉल बनता है, उसके बाद फर्दर उसको और उसके साथ गर्म करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, तो इथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। अब योगशील अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, तो हम लोग जो है पढ़े हैं कि अभिक्रियाएं 4 प्रकार के, संयोजन, वियोजन, एकल विस्थापन, उभय विस्थापन, उसी में ऑक्सीकरण, अवकरण भी पढ़े थे पहले पाठ में। तो योगशील अभिक्रिया एक तरह से संयोजन अभिक्रिया ही है, और यह योगशील अभिक्रिया केवल और केवल कौन दिखाएंगे, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दिखाएंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हाइड्रोकार्बन वो योगशील अभिक्रिया दिखाते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर है तो इसका नाम क्या होगा, तो 2 कार्बन है तो एथ, और उसके बीच डबल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, एथीन। इसमें नंबर नहीं देंगे क्योंकि यहाँ 1 और 2 2 ही है, तो 1 ही बोलेंगे। कभी भी 2 एथीन नहीं हो सकता है, 2 प्रोपिन भी नहीं हो सकता है, ब्यूटीन से चालू होगा। अब इसमें हाइड्रोजन, वो भी निकेल
एवं प्लेटिनम के उपस्थिति में जब इसका हाइड्रोजिनेशन किया जाता है तब जाकर यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाता है, और डबल बॉन्ड ये टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और जो जगह बचेगा वहाँ पर ये दो हाइड्रोजन है तो दोनों एक एक कार्बन पर जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निकेल प्लेटिनम के उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। और इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल हम लोग वेजिटेबल ऑयल जो क्या है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजनेशन करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब डालडा बनाते हैं, या सेचुरेटेड संतृप्त फैट कह सकते हैं, जो कि किस में होता है, तो वनस्पति जितने तेल है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि एनिमल के चर्बी से जो तेल निकलता है या बटर है, घी है, वो क्या है, संतृप्त है। क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा करने पर जम जाता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जल्दी जमता नहीं है। तो वनस्पति तेल क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उससे डलडा या भेज घी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन करते हैं। हाइड्रोजिनेशन में क्या करना है, तो निकेल प्लेटिनम के उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को गर्म करते हैं, तो उससे संतृप्त हाइड्रोकार्बन डलडा या भेज घी हमें प्राप्त होता है। ये तो था किसका, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगशील अभिक्रिया, वो हाइड्रोजन को जोड़ लेते हैं। क्यों कि डबल बॉन्ड है तो ट्रांसफर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, हाइड्रोजन को जोड़ लेगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो टूट के डबल बनेगा, फिर डबल से सिंगल बन जाएगा, तो दो बार वो हाइड्रोजन को जोड़ेगा। जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो पहले से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाएंगे, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड से ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो अब इसको कन्वर्ट होकर दूसरे और किसी हाइड्रोजन को जोड़ने के स्थान नहीं है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगशील अभिक्रिया दिखाते हैं। तो संतृप्त और असंतृप्त में तीन आप अंतर अभी इस वीडियो में देखें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन सफ़ेद या नीला ज्वाला के साथ पूर्ण दहन करते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वो काला धुआं के साथ जलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन के जलीय विलयन को रंगहीन नहीं कर पाते हैं, जबकि असंतृप्त रंगहीन कर देते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक स्टेबल है, ये जल्दी अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन सूर्य की उपस्थिति में जब हाइड्रोकार्बन को हम अभिक्रिया कराते हैं तो एक एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हटता जाएगा और उसके जगह पर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट जो है जाके जुड़ता रहेगा। जैसे मान लेते हैं ये मेथेन है, मेथेन को क्लोरीन से अभिक्रिया कराए सनलाइट के अंडर में, तो एक हाइड्रोजन, पहले CH4 था, अब CH3 हो गया, एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ HCl बनाकर निकल गया, और एक क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के जगह पर आके जुट गया। तो ये क्या हुआ, तो 1 क्लोरो क्या कहलाएगा, मेथेन कहलाएगा। उसी तरह से फिर इसको आगे करते हैं, इसी को यहाँ लेकर फिर क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं, तो एक हाइड्रोजन और जो है निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन आ जाएंगे। तो क्या बोलेंगे, 1,1 डाइक्लोरो मेथेन बोलेंगे, डाइक्लोरो मेथेन हो गया। उसके बाद फिर एक बार कराएंगे क्लोरीन से, तो एक और हाइड्रोजन हट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक हाइड्रोजन बचेगा और 3 क्लोरीन आ जाएगा, तो ट्राइक्लोरोमेथेन। और यही ट्राइक्लोरोमेथेन को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। यह क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया के रूप में, मतलब लोगों को जो है इस सूंघने से जो है क्या होते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उनके जो तंत्रिका कोशिकाएं काम नहीं करती है, तो इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्लोरोफॉर्म का मतलब CHCl3, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। अब क्लोरोफॉर्म में फिर एक बार जो क्लोरीन अभिक्रिया कराएंगे, तो जो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है शेष, वो भी HCl बन के निकल जाएगा, और चारों के चारों क्या जुट जाएंगे, क्लोरीन जुट जाएंगे। तो ये क्या होगा, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा मतलब 4 गो क्लोरीन,
तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण हुआ। तो ये मेथेन लास्ट में ट्रांसफर हो गया एक एक करके कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो इस तरह से संतृप्त हाइड्रोकार्बन धीरे धीरे हाइड्रोजन को विस्थापित करते जाता है, उसके जगह पर सब्स्टिट्यूट दूसरे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन को क्या करता है, जोड़ते चला जाता है, क्योंकि इसमें अलग से जोड़ने के लिए उसमें स्पेस नहीं है। डबल को सिंगल में या ट्रिपल को डबल में करने का कोई इसमें स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, इसलिए ये स्टेबल है। अभिक्रिया कराते हैं जब, तो ये विस्थापन अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन हटेगा तभी दूसरे जो है तत्व के परमाणु आकर क्या होंगे, वहाँ पर जुटेंगे। अब मुख्यतः हमें 2-3 कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करना इस चैप्टर में ज़रूरी है। एक महत्वपूर्ण है एथेनॉल। तो एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH, या नहीं तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे, तो 2 कार्बन है तो C2, हाइड्रोजन कितने, तो 3 2 5, और इधर क्या होगा OH ग्रुप। तो इस तरह से एथेनॉल का सूत्र क्या हुआ, C2H5OH, यानी तो CH3CH2OH। संरचना सूत्र करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। और इस एथेनॉल को सामान्य रूप से हम लोग इथाइल अल्कोहल कहते हैं। इथाइल ग्रुप है, 2 कार्बन का है तो इथाइल, और ये OH ग्रुप है तो अल्कोहल। इथेनॉल को हम लोग अल्कोहल भी कहते हैं, क्योंकि वाइड रूप से सबसे ज़्यादा जो है इथेनॉल का ही हम लोग उपयोग करते हैं, तो इसलिए हम इसे अल्कोहल कहते हैं। और एथेनॉल की थोड़ी मात्रा के सेवन से नशा होता है। अगर ज़्यादा मात्रा में एथेनॉल लेते हैं तो उससे जो है नशा के बाद मूर्छा आ जाती है। और जो रेगुलर जो सेवन करते हैं अल्कोहल का या इथेनॉल का, तो उनके लीवर डैमेज हो जाते हैं, उनके जो है कई तरह के बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से एक तरह से नशीला पदार्थ है। इसका कई जगह कमर्शियल यूज है, लेकिन ज़्यादातर इसका यूज जो है वाइन के रूप में जो किया जाता है, जिसका कभी कभी दुष्परिणाम हो जाता है, क्योंकि नशा से सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत कई तरह से क्षति होती है। तो एथेनॉल एक तरह से नशीला पेय पदार्थ है। अब इसके बनाने के विधि, तो संश्लेषण विधि में जो है एथिलीन गैस का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो हम जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है और उसको जो है जल में उबालते हैं, तो उस टाइम में हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये लेकिन लैब प्रोसेस है, प्रयोगशाला में इस विधि को अपनाया जाता है, जबकि एथेनॉल बनाने का ये प्रयोगशाला विधि है। लेकिन मुख्य रूप से हमें किण्वीकरण विधि, फर्मेंटेशन विधि से एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, तो शक्कर में जो भी पदार्थ है, जैसे जो है जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, शक्कर युक्त है, गन्ना है, अंगूर है, ग्लूकोज है, महुआ है, फूल है, या स्टार्च युक्त जो है चावल है, भात बनाकर जो है उसका लोग जो है सड़ाते हैं, मकई, आलू, इस तरह का, उसका जो है ईस्ट की उपस्थिति में क्या करते हैं, जैमेज एंजाइम से फर्मेंटेशन कराते हैं, किण्वन कराते हैं। तो वह ग्लूकोज जो है C6H12O6 जो स्टार्च वाला ग्लूकोज है, वो डिकम्पोज हो जाता है किसमें, इथेनॉल में, और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये किसकी उपस्थिति में, तो ईस्ट की उपस्थिति में। और इस तरह से हमें क्या होता है, इथेनॉल प्राप्त होता है। ईस्ट डालकर जो है उसको जो है कुछ देर तक सड़ाया जाता है, सड़ाने के बाद उसमें से इथेनॉल निकलता है, और उस इथेनॉल को डिस्टिलेशन मेथड से हम शुद्ध करके किनारे निकाल लेते हैं। इथेनॉल का भौतिक गुण, इथेनॉल क्या है, एक वाष्पशील रंगहीन द्रव है। ये हमेशा क्या होता है, भाप बन के उड़ता रहता है। इथेनॉल में एक विशेष गंध होती है, पंजेंट स्मेल होता है। इथेनॉल का गलनांक कितना होता है, -114 डिग्री सेल्सियस, जबकि द्रवणांक 78.37 डिग्री सेल्सियस होता है। इथेनॉल के सभी मात्रा में पानी में घुलनशील है, मतलब इथेनॉल क्या होता है, पानी के साथ एकदम मिसेबल होता है। ज़्यादातर कार्बनिक यौगिक पानी में घुलते नहीं है, लेकिन इथेनॉल क्या होता है, पानी में एकदम मिसेबल हो जाता है, घुल जाता है। और इथेनॉल एक तरह से बहुत अच्छा ही क्या है, घोलक है। इथेनॉल का रासायनिक गुण, तो इथेनॉल का हम लोग जब सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन वहाँ से हट जाता है, तो यहाँ
हटने के बाद यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड बनता है, यहाँ पर O होगा। अब 2 इथेनॉल है तो 2 सोडियम यहाँ पर आकर मिलेंगे तो एक इथेनॉल एक हाइड्रोजन को हटाएगा तो 2 हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएंगे। इस तरह से सोडियम इथॉक्साइड का निर्माण होता है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो कॉन्क H2SO4 सांद्र H2SO4 के साथ जब हम इथेनॉल को गर्म करते हैं तो उस स्थिति में यहाँ से OH और यहाँ से एक H हटकर यहाँ से हटेगा और यहाँ से OH हटेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ भी एक बॉन्ड टूटेगा। तो दोनों कार्बन आपस में एक बॉन्ड का क्या कर लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह से एथीन का निर्माण होता है और ये OH और H आपस में मिलकर ये H2O का निर्माण करते हैं। तो जब इथेनॉल को हम सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो एथीन या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथिलीन का निर्माण होता है और तथा जल का निष्कासन होता है। एथेनॉल का उपयोग, एथेनॉल एक अच्छा विलायक है। इसे कई दवाइयों में, पेंट में और डाई मतलब रंग में उपयोग किया जाता है। क्लिनिक में हैंड सैनिटाइजर में इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। यह एंटीसेप्टिक होता है क्योंकि यह कई तरह के जीवाणु, विषाणु, कीटाणुओं को मारता है, इसलिए एंटीसेप्टिक हैंड सैनिटाइजर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तनु इथेनॉल का इस्तेमाल नशे में लोग जो करते हैं। मेथिलिक जो है, एक मेथेनॉल क्या है, पॉइजन है और इसका उपचार जो है के लिए एथेनॉल का इस्तेमाल जो है एंटीडोट के रूप में किया जाता है। अगर कोई मेथेनॉल पी लिया है तो उसको जो है एथेनॉल पिलाकर जो है काटा जाता है। कई देशों में इथेनॉल को गैसोलीन, पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल मिलाकर हम ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उसे पावर अल्कोहल कहा जाएगा। इथाइल अल्कोहल का उपयोग दवाई में, जैसे जो है जितने कफ सिरप होते हैं, कोरेक्सो, टोरेक्सो, बेनाड्रिलो, सब में एथेनॉल का उपयोग होता है। और टिंचर आयोडीन कफ सिरप, तो टिंचर आयोडीन क्या है, तो बेटाडीन, जिस तरह से देखे होंगे लाल दवा धोने के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, तो उसमें भी क्या होता है, एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद एथेनॉल के बाद हम लोग एथेनोइक अम्ल, क्योंकि 2 ही महत्वपूर्ण है। एक एथेनॉल कैसे बनता है, उसका गुण क्या है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसका उपयोग क्या है। उसी तरह से इथेनोइक अम्ल, तो इथेनोइक अम्ल क्या होगा, सूत्र CH3COOH। एथेनोइक अम्ल ये सिरका में पाया जाता है। इसका संरचना सूत्र ये होगा। एथेनोइक अम्ल साधारणतः नाम एसिटिक अम्ल इसे कहते हैं और जल में एथेनोइक अम्ल का 5 से 8% घोल बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सिरका या विनेगर कहते हैं, जिसका उपयोग हम लोग जो है खाने में करते हैं या कोई भी पदार्थ को परिरक्षित करने में, भोजन को देर तक टिकाए रखने में, जैसे अचार में, जैम, जेली में हम विनेगर डालकर उसको प्रिजर्व कर देते हैं, तो इसका इस्तेमाल होता है। अब इथेनोइक अम्ल का भौतिक गुण, तो इथेनोइक अम्ल का भौतिक गुण क्या है, इथेनोइक अम्ल का गलनांक से 16.85 डिग्री सेल्सियस है। इथेनोइक अम्ल प्रायः ठंडे जलवायु में होने वाले जगह पर ठंड के मौसम में जम जाता है। अगर प्योर इथेनोइक अम्ल है तो वो जमकर बर्फ जैसा, ग्लेशियर जैसा बनता है, इसलिए जो है इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं, जब यह शुद्ध रूप में होता है तब। अन्य कार्बनिक अम्लों की तरह इथेनोइक अम्ल भी एक कमजोर अम्ल है, बहुत ही वीक एसिड है, इसलिए इसका उपयोग खाने में हम लोग करते हैं सिरका या विनेगर के रूप में। इथेनोइक अम्ल जो अभिक्रिया है, रासायनिक गुण है, तो स्टीरीकरण इसका मुख्य एक अभिक्रिया है। तो इथेनोइक अम्ल को कॉन्क H2SO4 के साथ जब गर्म करते हैं, सांद्र H2SO4 के साथ जब गर्म करते हैं, तो यहाँ इधर इथेनॉल है और इधर एथेनोइक अम्ल है। इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल दोनों एक एक अणु होंगे और यहाँ पर सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसमें से OH और इसमें से H, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच होकर बन जाएंगे HOH, मतलब
H2O, सॉरी इसमें से H और यहाँ से OH हटेगा, तो H ग्रीन वाला जो है यहाँ आकर जो है यहाँ मिला है और इसका OH यहाँ पर आके मिला है। अब दोनों के यहाँ बॉन्ड खाली हो गए, इसका भी बॉन्ड क्या हो गया, खाली हो गया, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसका क्या बना है, CH3COO यहाँ पर है, CH3CO यहाँ पर, और इसका O और CH2CH3, तो OCH2CH3 ये आपस में आकर मिल जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल। ये भाग जो इथाइल है और इधर वाला एथेनोएट है, तो एक ईस्टर यौगिक है। ईस्टर बताए हैं कि COO और दोनों तरफ जो है अल्किल ग्रुप हो, R डैश, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इस तरह से एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर में मीठी गंध होता है, मोहक गंध होता है। एस्टर का उपयोग इत्र में या खाने के स्वाद बढ़ाने में, कई टॉफी में इसका उपयोग किया जाता है एस्टर कंपाउंड का। अगर हम एस्टर का उपयोग जो है करने के बाद इसके उल्टा अगर करते हैं तो डीएस्टरिफिकेशन भी हो सकता है। अगर इथाइल एथेनोएट को हम लोग जो है किसी क्षारीय के साथ गर्म करते हैं तो पुनः हमें इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो उल्टा भी होता है, क्योंकि दोनों तरफ रिएक्शन है, इधर का ये बन भी सकता है और उल्टा अगर करेंगे तो ये दोनों भी हमें प्राप्त हो जाएगा, तो उसको डीएस्टरिफिकेशन कहते हैं। एस्टर से पुनः एथेनोइक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं डीएस्टरिफिकेशन करके। अब जैसे यहाँ एस्टर है, इसमें जो है हम यहाँ पर NaOH से हम क्रिया कराएंगे, तो वैसी स्थिति में यहाँ से ये टूटेगा और टूटकर यहाँ पर C, यहाँ पर टूटने के बाद यहाँ पर जाकर OH जुड़ जाएगा। उसके बाद फिर ये जो भाग है इसमें जाकर Na जुड़ जाएगा, इथेनॉल, और यहाँ पर Na सोडियम इथेनोएट हमें प्राप्त हो जाएगा। इथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे, इसका OH और इसका AH ये दोनों मिलके H2O बना लेंगे, और COO के H के जगह पर क्या जुड़ जाएगा, Na जुड़ जाएगा। इसको बोलेंगे क्या, सोडियम एथेनोएट। तब जब हम इथेनोइक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम एथेनोएट प्राप्त होता है। उसी तरह से कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब गर्म करेंगे तो सेम जो हमें सोडियम एथेनोएट प्राप्त होगा। अब H2O इसमें भी प्राप्त हो रहा था, लेकिन इसमें कार्बोनेट है तो HCO3 जिससे सोडियम का जो है जो भी Na2CO3, यहाँ पर NaHCO3, तो C इसमें जो है OH था, केवल NaOH था, तो उस स्थिति में हमें क्या मिला, केवल H2O मिला। लेकिन यहाँ पर Na2CO3, सॉरी यहाँ पर 2 रहेगा, Na2CO3, तो उस स्थिति में Na तो जाकर जुटेगा ही, साथ में H2O निकलेगा ही, और ये CO3 है तो इसका CO2 भी निकलेगा। तो सेम टू सेम है। एथेनोइक एसिड का हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम एथेनोएट, कार्बोनेट के साथ तो सोडियम एथेनोएट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो सोडियम एथेनोएट। अंतर ये होगा, H2O तीनों में बनेगा, कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट होगा तो अलग से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निष्कासित होता है। एथेनोइक एसिड का उपयोग विनेगर, मतलब जो सिरका होता है उसमें जो है उपयोग करते हैं। उसके बाद एस्टर बनाने में इसका उपयोग करते हैं। साबुन एवं डिटर्जेंट बनाने में भी हम एथेनोइक एसिड का उपयोग करते हैं। अब साबुन एवं डिटर्जेंट, तो साबुन क्या है, तो उच्च वासा अम्ल जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है और उसके चेन कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसे इथेनोइक एसिड है, लेकिन इधर जो है चेन बहुत लंबा होगा, कार्बन का कार्बन 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 कार्बन। तो इस तरह के लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या कहते हैं, उच्च वासा अम्ल कहते हैं। और इसके जो है सोडियम या पोटेशियम, यहाँ पर अगर NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये H हट के क्या बन जाएगा, Na। तो सोडियम या पोटेशियम लवण को ही क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। जैसे यहाँ 17
और यहाँ 35, 17 दूना 34 और 2 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, तो केवल 1 जोड़ेंगे तो 35 और COO H अगर होता तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता, उस H को विस्थापित करके क्या जुट गया है, Na जुट गया है या K प्लस जुटेगा तो उसको हम साबुन कहेंगे। ठीक है। अपमार्जक क्या होता है, उच्च हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त यौगिकों के बने सल्फोनेट यौगिक का अपमार्जक कहते हैं। इसमें सल्फोनेट का क्या होगा, सोडियम एवं पोटेशियम लवण होगा, जबकि इसमें सल्फोनेट नहीं होगा, सीधा उसका सोडियम एवं पोटेशियम लवण होता है, तो उसे साबुन कहते हैं। जैसे इसमें क्या है, ऊंच यहाँ X है, कई क्यों कार्बन जोड़ सकते हैं सीधा सीधा HSO3O और यहाँ पर लास्ट में फिर Na जोड़ा गया है, तो यहाँ सल्फोनेट बीच में आ गया है, तो सल्फोनेट के साथ जब बनता है तो अपमार्जक कहते हैं। अगर सीधा जो सोडियम लवण होता है कार्बोक्सिलिक अम्लों का, उच्च वसा अम्लों का, तो उसे साबुन कहते हैं। साबुनीकरण प्रक्रिया क्या है, तो साबुनीकरण प्रक्रिया में साबुन बनाने की विधि है। तो साबुन बनाने की विधि में हम क्या करते हैं, उच्च वसा अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर क्लोराइड विलयन बनाते हैं, जिसमें थोड़ा सा नमक NaCl डाल देते हैं ताकि उसका साबुनीकरण बहुत जल्दी हो और शेप जल्दी प्राप्त हो, इसलिए उसमें थोड़ा सा नमक डाला जाता है और इसी क्रिया को क्या करते हैं, साबुनीकरण करते हैं। कुछ KOH भी बना सकते हैं, NaOH के जगह पर KOH भी डाल सकते हैं। NaOH से बना हुआ साबुन का उपयोग कपड़ों पर किया जाता है। इसमें अम्ल का वसा अम्ल का, जैसे जो यहाँ पर यह C15H31COOH पामेटिक एसिड है, इस पामेटिक एसिड NaOH से अभिक्रिया कराए तो यहाँ C17 और COO Na प्लस H2O, इस तरह से ये बना 17 वाला ओलिक अम्ल होगा। उसके साथ यहाँ पर ओलेइक एसिड 17, लेनोइक एसिड, अस्टेरिक एसिड, पामेटिक 15 होगा तो पामेटिक एसिड। तो ये उच्च कार्बन श्रृंखला वाले जो है क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसी का NaOH के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम जुड़ जाता है और H2O निकल जाता है, तो ये क्या होता है, साबुन होता है। साबुन एवं अपमार्जक की क्रिया, साबुन एवं अपमार्जक की क्रिया विधि कैसे होती है। तो साबुन में बड़ा हाइड्रोकार्बन भाग द्रव विरोधी होता है, जिस पुंज भाग कहते हैं। इसमें से छोटा आयनिक भाग द्रव स्नेही होता है जो जल के साथ जुड़ता है, इसे शीर्ष या हेड भाग कहते हैं। साबुन में 2 भाग होते हैं। जैसे मान लीजिए ये साबुन है, CH3 CH2 CH2, इस तरह से लंबा डॉट 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 CH2 और लास्ट में COO Na होगा। तो ये यहाँ से इतना भाग क्या है, इसका पूंछ है। इस भाग को क्या कहेंगे, पूंछ। और ये क्या होता है कि द्रव विरोधी होता है, जल विरोधी होता है। और ये Na प्लस और O माइनस, ये हेड है इसका। ये जल स्नेही होगा, स्नेही मतलब जल से स्नेह करता है, जुड़ना चाहता है। तो साबुन के 2 भाग। अब इसको इस तरह से भी जो कार्बन है उसको ऐसे जितना कोण बन रहा है वो सब कार्बन है, ऐसे भी दिखा सकते हैं। लास्ट में COONA। तो ये भाग तो जल विरोधी है और ये भाग आयनिक भाग है, ये जो है जल का स्नेह करता है। अब जब गंदगी पर हम साबुन रगड़ते हैं तो उस टाइम में जो डॉट पार्टिकल है, ऑयल ड्रॉपलेट से या जो भी गंदगी का कण है, उससे ये पूंछ वाला भाग क्या होता है, जुड़ जाता है। तो साबुन के कई अणुओं के पूंछ डॉट पार्टिकल से क्या होते हैं, चारों ओर से जुड़ जाते हैं, एक तरह से गोला बना लेते हैं। अस्थायी इस गोले को हम लोग नाम देते हैं मिसेल्स। मिसेल्स क्या है, तो किसी भी गंदगी के कण
से जुड़े हैं साबुन के पूंछ भाग से विभिन्न अणु जो जुड़ जाते हैं तो उससे एक गोले का निर्माण होता है, अस्थायी यौगिक का निर्माण होता है जिसे मिसेल्स कहते हैं। अब जब ये मिसेल्स बन जाएगा तो ये किनारे वाला शीर्ष भाग जो आयनिक भाग है वो तो अभी फ्री है। अब जब ये कपड़ा को हम लोग क्या करते हैं, पानी में खंगालते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, ये जो शीर्ष भाग है ये भाग जो है जल के अणुओं के साथ जुड़ते हैं, और जल के अणुओं के साथ जब ये जुड़ेंगे तो उस टाइम में ये जल के साथ जुड़कर अब बाहर निकलेंगे तो साथ में क्या होगा, गंदगी भी बाहर निकल जाएगा। अब ये मिसेल्स गंदगी के साथ जल के अणुओं के साथ बाहर निकलकर पानी में बह जाता है। इस तरह से जो क्या हो जाता है, कपड़े की सफाई हो जाती है और कपड़े में से गंदगी के कण साबुन के साथ क्या हो जाते हैं, बाहर मिसेल्स के साथ निकल जाते हैं। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर क्या है, तो शुरू में ही बताया गया कि वसीय अम्ल के क्या है, सोडियम या पोटेशियम लवण है। यह क्या है, अपमार्जक वसीय अम्ल या अल्कोहल के सल्फेट का सोडियम एवं पोटेशियम लवण है। इसमें सल्फेट बीच में आ जाता है। इसका समूह क्या होगा, COONA, जबकि इसमें क्या होगा, Na तो रहेगा लेकिन इधर लंबे कार्बन के श्रृंखला, इधर भी इसमें कार्बन की श्रृंखला, लेकिन जो शीर्ष भाग है उसमें अंतर है। इसमें शीर्ष भाग में क्या होगा, कार्बन के साथ SO3 तब जाके NO, ये Na जो है जुड़ा रहेगा, तो इसमें SO3 Na समूह होता है जबकि इसमें COONA समूह होता है। यह कठोर जल में कार्य नहीं करता है। कठोर जल में क्या होता है, तो कैल्शियम आयन 2+ होता है, या मैग्नीशियम आयन, इसमें भी 2+ आयन। जब घुले रहते हैं तो वो जल क्या होता है, कठोर होता है, और उस कठोर जल में साबुन कार्य नहीं कर पाता है। अगर साबुन उसमें लगाएंगे तो उस स्थिति में क्या होता है कि साबुन का ये भाग जो सोडियम हटकर उसके जगह पर कैल्शियम और 2-3 अणुओं के साथ जब जुड़ जाएगा तो उससे अस्कम बन जाता है। अस्कम बनने से झाग उत्पन्न नहीं होगा और वो जो है कपड़े या शरीर से जो चिपचिपा जो है जम जाते हैं, एक परत जम जाता है, सफाई के जगह पर और जो चिपचिपाहट हो जाता है। जब कठोर जल में साबुन लगाते हैं तब इसमें अस्कम का निर्माण हो जाता है कठोर जल में, जबकि इसमें अस्कम नहीं बनेगा। कठोर जल में यह पहले की तरह ही काम करेगा। यह पूर्ण जैव अपघटनीय होता है, अर्थात यह साबुन जो है मिट्टी में सड़ गल के मिल जाता है, जबकि यह जैव अपघटनीय नहीं होता है, अर्थात यह सड़ता गलता नहीं है। सड़ने गलने के चलते साबुन जल प्रदूषण कम करता है, जबकि अपमार्जक जल प्रदूषण क्या करता है, अधिक करता है। इस तरह से साबुन एवं अपमार्जक में क्या है, अंतर है। ये सोडियम एवं पोटेशियम लवण है वसीय अम्ल का, जबकि ये क्या है, वसीय अम्ल का सल्फेट का सोडियम एवं पोटेशियम लवण है। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में कार्बन एवं उसके यौगिक के दूसरा पार्ट पढ़ रहे थे। पहले वीडियो को भी आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग पढ़े क्या, कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण, उसके बाद संरचना सूत्र लिखना, उसके बाद उनके जो समवयवता, कुछ कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कैसे करते हैं, उनके रासायनिक गुण और उनके उपयोग, साबुन एवं अपमार्जक। हमें आशा है कि आप इन दोनों वीडियो को देखकर कार्बन एवं उसके यौगिकों के पार्ट को क्लियर जो है समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।